बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने इस बारे में पढ़ा था कि बायो एनर्जेटिक्स हम कहते किस चीज़ को है, या जो चैप्टर का मेन थीम है या नाम है, इस चैप्टर में हमने सीखना या पढ़ना क्या है। तो कल हमने तफसीलन ये बयान किया था कि किसी भी लिविंग सिस्टम में, किसी भी लाइफ में या किसी भी सेल में एनर्जी सीखने को, एनर्जी के बारे में पढ़ने को, एनर्जी का एक से दूसरी हालत में बदलने को और एनर्जी का एक से दूसरे सेल या सिस्टम में बहने या आने जाने को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। आज हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं इस बारे में। ये हम एनर्जी का बार बार सुनते हैं कि एनर्जी आ रही है तो बदल रही है, सिस्टम में फ्लो कर रही है। आज हम एक चीज क्लियर करते हैं, वो ये है कि इस सिस्टम के अंदर एनर्जी है क्या, किस चीज को मुखातिब किया जा रहा है एनर्जी से, और एनर्जी के बारे में आज हम सीखेंगे कि जिस चीज को सिस्टम के अंदर एनर्जी कहा जा रहा है और किस सूरत या किस हालत में उसका सेल के अंदर इस्तेमाल, जो भी मामला है उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो एक चीज हम ज़हन में रखेंगे, जहां पर भी हमने एनर्जी के हवाले से बात करनी है तो उधर हम तीन चीजों का जिक्र खामखा करेंगे। वो तीन चीजें क्या है? फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड आर इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड इज हाइड्रोजन, और तीसरा हाइड्रोजन है। तो अब हम थोड़ा सा इसको सिंपल बनाएंगे पहले, फिर उस बाद में हम सीखेंगे इनके बारे में कि इन तीनों का एनर्जी से, तो सिस्टम में या लिविंग में अगर हम कहीं एनर्जी का जिक्र करेंगे, वहां हमारा वास्ता पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, वहां हमारा वास्ता होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वहीं पे हमारा वास्ता होगा हाइड्रोजन के साथ। और ये भी हम जानते हैं कि यही ऑक्सीजन, यही इलेक्ट्रॉन्स और यही हाइड्रोजन, तीनों के तीनों वाटर मॉलिक्यूल एक पानी के मॉलिक्यूल में भी मौजूद है। ठीक है, हम सेल को और सेल के अंदर एनर्जी का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, इस बारे में हम कंसेप्ट लेंगे। तो जहां पे हम सेल के अंदर एनर्जी का जिक्र करेंगे, हमने ऑक्सीजन के साथ, अब देखें क्या वास्ता ऑक्सीजन कहां पे, क्या वास्ता एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ हमारा मिलना या उनके बारे में हमारा सीखना खामखा होगा। और फिर तीसरी बात, पानी या जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन भी रखता है, ये हाइड्रोजन भी रखता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी रखता है। इसकी भी डिटेल करेंगे। उसके बाद सेल में बारहा हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि पूरी बॉडी का के बनने का बेसिक यूनिट चूंकि सेल है और सेल के अंदर ही एनर्जी का जो भी सिलसिला है वो चलना है, तो अब हम एक बार ये भी तो समझें कि सेल के अंदर एनर्जी का वास्ता किन दो जगहों के साथ है। इन मटेरियल्स के साथ तो है, सेल में ऐसी कौन सी जगह है जहां के साथ इन एनर्जी का वास्ता है, जहां पे ये भी हमें सीखने को मिलेगी और इसके साथ भी हमारा दोबारा वास्ता या मिलना होगा। तो विद इन दिस सेल, एक सेल के अंदर दो ऐसे मकामात हैं। फर्स्ट इज, पहले को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का सेल के अंदर एनर्जी के साथ काम है और किसी का नहीं। और एनर्जी यानी कि यहां पे हमने पहली बुनियादी बात यूं की कि जिधर हम एनर्जी को सीखेंगे, पढ़ेंगे, वहीं पे हमने ऑक्सीजन का जिक्र, इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र और हाइड्रोजन को खामखा डिस्कस करना है। मींस दैट ये तीनों के तीनों हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में भी मौजूद है, इस बारे में भी सीखेंगे। उससे पहले हमें यह मालूम हो कि सेल के अंदर जहां पे भी हमने एनर्जी की स्टडी करनी है, एनर्जी की हालत को एक से दूसरी हालत में बदलने को सीखना है, ये एनर्जी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में निकलने को सीखना है,
सो मस्ट टू नो अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमने सेल के साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के साथ सेल में हमारा वास्ता है, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये तमाम के तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी जानदार फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं उन तमाम में क्लोरोप्लास्ट है। अब आप ये सवाल करेंगे कि चूंकि बैक्टीरिया भी तो सेल रखता है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वहां पे उसका जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड होके मीसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर बनाता है वो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं वो उधर मौजूद है। सो मींस दैट इसका उसका काम बिल्कुल सेम है। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेटिक है या नहीं है? फोटोसिंथेटिक है या नहीं है? ऑल ऑर्गेनिजम्स जहां जहां पर भी लाइफ मौजूद है, जिंदगी जहां जहां पे भी मौजूद है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों का वास्ता, इनको सीखना और इन दोनों का सेल के अंदर काम है ये एनर्जी के साथ। तो क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया, अब क्लोरोप्लास्ट से हम मुंसलिक करते हैं एक काम फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और माइटोकॉन्ड्रिया से हम मुंसलिक करते हैं एक काम रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ये हम पिछली क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के साथ मुंसलिक है। अब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस और हम रेस्पिरेशन पे आ गए, सेल, उस सेल में हम ऑर्गेनेलिज के लेवल पे आ गए। अब उन ऑर्गेनेलिज के अंदर होने वाले फंक्शन और केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में आ गए, ठीक है। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, अब ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये है भाई रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी, दोनों हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस है? RED फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन, और रिएक्शंस मींस वो केमिकल रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना हो। फिर क्लियर करें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, दोनों सेल में काम एनर्जी के साथ, और एनर्जी का तस्करा आगे हमें करना है, वहीं पे इन तीनों चीजों के साथ हमारा वास्ता होगा। इन्हें हम सीखने वैसे दर हकीकत में सीखने इन्हीं को ही जा रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस, RED रिडक्शन के लिए, OX ऑक्सीडेशन के लिए रिएक्शन। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, इन्हें रिडॉक्स। इनमें क्या होता है हम इसको डिटेल करें, रिडक्शन देखिएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का थोड़ा सा डिफरेंस, उसके बाद फिर हम लिविंग सिस्टम या सेल की तरफ आते हैं और उसको टैग करेंगे हमारे सिस्टम में इन तीनों कंपाउंड्स के साथ, और इन्हीं रिएक्शन का अभी आप देखेंगे इन तीनों का वहीं पे तज़किरा खामखा होगा, ठीक है। तो कैसे? रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है? इसका उलट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना, हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लेना, ये उसका उलट हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। थर्ड,
यहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन होगा। तो फिर वही बात चलते, हमने पहले सेल के लेवल पे आए, फिर हम चले सेल के अंदर और उन ऑर्गेनेलिज में होने वाले केमिकल रिएक्शंस जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस के, उन्हीं पे चलेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है? रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन कहलाता है, जहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है भी रिडक्शन कहलाता है, और जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन की लॉस हो भी रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कहीं से भी हाइड्रोजन की लॉस हो ऑक्सीडेशन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन की लॉस हो ऑक्सीडेशन, और जहां कहीं पे भी ऑक्सीजन इन हो या गेन हो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब मामला यह है कि इस एनर्जी के चैप्टर में एक्चुअल में अब बार बार हम आगे को एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस एनर्जी के लफ्ज की बजाय हम ये 3 टर्म यूज करेंगे और ये वाले 3 टर्म यूज करेंगे। क्या आप सीखेंगे? गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप सीखेंगे यहां पे एनर्जी का कोई मामला है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी का कोई मसला है। इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, एनर्जी से रिलेटेड, और ऑक्सीजन का लॉस या गेन फिर एनर्जी से रिलेटेड। तो बार बार एनर्जी को नहीं वो करेंगे, इसका नाम बार बार नहीं ले। अब हम उस लेवल से इस लेवल पे आ गए कि एनर्जी का सारा काम या एनर्जी का सारा वास्ता हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के किसी रिएक्शन में आने या किसी रिएक्शन के जाने के साथ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि विद इन द सेल या सेल में एनर्जी अगर काम कर रही है या हमें मिल रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो हीट की सूरत में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 36.8, उस मेंटेनेंस में हीट एनर्जी का रोल है। इतना सिस्टम फंक्शनल है, अंदर को सारी एक्टिविटीज हो रही है, ये हीट है। तो अगर हम सिंपल आपको बताते हैं कि पहले हम एनर्जी को लाते लाते हम इस टर्म पे लाके खड़ा कर दिया, इनसे आते आते भी हम ये सीखेंगे कि एनर्जी इज एक्चुअली विद इन आवर बॉडी और विद इन आवर सेल इज हीट। वो हीट है, हरारत है। अब हरारत के लिए हम बार बार कुछ केमिकल रिएक्शंस में इसके लिए स्पेसिफाइड टर्म यूज करते हैं, और फिर भी हम कल वाले थोड़े से टॉपिक को अगर डिटेल करें, कल हमने यह सीखा था कि सन से जो 2 एनर्जीज आ रही है, लाइट और हीट की सूरत में, ये है यहां पे हम तस्करा करेंगे हीट का। ठीक है। वो कैसे? अब देखिए, हीट इंडोथर्मिक, सेकंड इज बाई एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक, नेक्स्ट इज exothermic. Indo means in और therm means heat. हीट को अंदर लेके एब्जॉर्ब करना इंडोथर्मिक कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और हीट को आउट, एक्सो मींस आउट, रिलीज करके बाहर खारिज करके, इस खारिज करने को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। दूसरा हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं इंडोथर्मिक के लिए, जेनिक या एंडरगोनिक या एनाबोलिक। तो कुछ टर्म्स हैं, इनको आप टेक करें, डेफिनेशन सबका एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो यहां ये इधर देखिएगा, जैसे कि ये एक्सोथर्मिक था, सॉरी इंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक, उलट ये इंडोजेनिक था, ये एक्सोजेनिक है। ठीक है। थर्ड इज ये इंडरगोनिक था, ये एक्सरगोनिक हो जाएगा। और अगर ये एनाबोलिक है तो ये केटाबोलिक हो जाएगा। ठीक है। अब इनको, इस तरफ वाले को सबकी डिफिनीशन सेम है, इन सबकी डिफिनीशन सेम है, फिर इनको टेक करते हैं किसी में endothermic, endogenic, endergonic, anabolic. This means
द केमिकल रिएक्शंस इन विच, जिसमें एनर्जी, हमारा मकसद है हीट इज स्टोर्ड स्टोर हो जाए, अंदर आए, ये एब्जॉर्ब, स्टोर्ड या एब्जॉर्ब, इसको हम कहते हैं, कोई सा भी आप नाम दें, एंडोथर्मिक कहते हैं, एंडोजेनिक कहते हैं, एंडरगोनिक कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इस कॉल्ड एंडोथर्मिक, इज कॉल्ड एंडरगोनिक, is called anabolic and is called endogenic। कोई सा भी आप टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं। कैसे कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब हो या स्टोर हो, उसे हम एंडोथर्मिक, उसे हम एंडोजेनिक, उसे हम एंडरगोनिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और एक्सोथर्मिक या एक्सोजेनिक, एक्सरगोनिक, कैटाबॉलिक इसका उलट है। द केमिकल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस इन विच, जिनमें यहां पे एनर्जी या हीट, इन विच एनर्जी, हमारा असल मकसद हीट है, इन विच एनर्जी या हीट यहां पे स्टोर होता था, यहां पे इज रिलीज्ड या लॉस, इज कॉल्ड, इसको भाई हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और एक्सोजेनिक और एक्सर्गोनिक एंड लास्ट इज कैटाबोलिक। यहां पे हमने कैटाबोलिक लास्ट इस्तेमाल किया था। तो जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और कुछ नहीं, जहां पर भी जिस्म में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जहां पर भी जिस्म में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वहीं पे या ब्रेकडाउन है या सिंथेसिस है, या ब्रेकडाउन है भाई या फिर सिंथेसिस है। जिधर भी जिस्म में केमिकल रिएक्शन होता है, आप पूरे सेल में देखें, बॉडी में देखें, ऑर्गन में देखें, टिश्यू में देखें, पूरे सेल में देखें, जहां पे भी कोई केमिकल रिएक्शन एंजाइम करा रहे हैं, उधर हो क्या रहा है, या चीजों का टूटना है या बनना है। और जहां पे भी चीजें टूट रही हैं, ये सारे जहां पे भी चीजें टूट रही है, उन सब के लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। तोड़ने का मकसद है उनसे एनर्जी को रिलीज या लॉस कराना। और जिधर भी केमिकल रिएक्शन हो के चीजें बन रही हैं, इसका मकसद यह है कि दीज रिएक्शंस आर देयर, उधर एनर्जी स्टोर हो रही है या उधर एनर्जी कैप्चर हो रही है। ये है मामला एनर्जी के हवाले से सेल में केमिकल रिएक्शन को समझना। यहां पे हम एंड कर रहे हैं। देखें, जहां पर भी सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनमें या सेल के अंदर चीजों का टूटना है या बनना है। अब जहां पे भी टूटना है, वहीं पे एनर्जी और हीट रिलीज होता है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोजेनिक कहते हैं, एक्सर्गोनिक कहते हैं, कैटाबोलिक कहते हैं। ये ब्रेकडाउन से रिलेटेड। फर्स्ट, दीज ऑल आर रिलेटेड टू ब्रेकडाउन। और जहां पे भी सेल के अंदर चीजों का बनना होता है, इसका मतलब वो चीज बनती है तो उसके अंदर एनर्जी समाती है, क्लोज होती है, एब्जॉर्ब होती है, स्टोर होती है। और जहां पे भी एनर्जी स्टोर होती है, इसका मतलब है वहीं पे सिंथेसिस हो रहा है। और सिंथेसिस के लिए एंडोथर्मिक, एंडोजेनिक, एंडरगोनिक, एनाबॉलिक, ये उसका डेफिनेशन है। तो सेल के अंदर अब हम लास्ट वो कर रहे हैं, इसको समराइज कर रहे हैं कि हाँ, हमारे आज के टॉपिक का मकसद ये है कि हम एनर्जी को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ हीट या गेन ऑफ हीट, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और वो जो हीट रिलीज होती है, वो दरअसल में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का रिलीज होना या इन होना होता है।
तो हीट का रिलीज होना मींस दैट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन में से कोई रिलीज या कोई इनऑर्ड और उनका दोबारा से वापस लॉस होना मींस भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो आज हमने ये सीखा कि सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो ब्रेकडाउन के लिए हो या सिंथेसिस के लिए हो, उन्हीं के लिए हम सारे ये अल्फाज और उन्हीं की ये डिफिनीशन, और सिंथेसिस के लिए सारे ये टर्म्स और उन्हीं की ये डिफिनीशन, और इनको टेक हम करेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शंस ये हैं कि भाई अगर हाइड्रोजन का गेन हो रिडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रिडक्शन है, अगर ऑक्सीजन की लॉस हो भी रिडक्शन है, अगर हाइड्रोजन की लॉस हो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन की लॉस हो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की गेन हो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इनको हम टेक करेंगे सारा का सारा। क्लोरोप्लास्ट में ये मामला होता है, ये चीजें होती है, कुछ भी नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट कितना सिलसिला कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ कि क्लोरोप्लास्ट तो वो फोटोसिंथेसिस होगा, हमने बड़ा सा वो समझ लिया कि कैसा प्रोसेस, और कुछ वहीं पे नहीं होना। वहीं पे क्लोरोप्लास्ट है, ये तीन काम होंगे, हाइड्रोजन आ रहे जा रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे, ऑक्सीजन आ रहे जा रहा है, या फिर हीट निकल रही है आ रही है, निकल रही है आ रही है। तो अब हमने एनर्जी को इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि हीट का रिलीज होना, हीट का एब्सॉर्ब होना या अंदर आना, दैट इज एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलीज होना या उनका इन होना, दैट इज एनर्जी। एक्चुअली इस मैकेनिज्म को सीखने के लिए हमें इस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट में होने वाला फोटोसिंथेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला रेस्पिरेशन डिटेल के साथ पढ़ना है। उधर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इन मटेरियल्स की लॉस और गेन है, और इनकी लॉस और गेन से हीट भी लॉस और गेन होती है, हीट की भी लॉस और गेन होती है। तो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।